दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भारत की इस अदम्य वीरता, साहस, शौर्य की गाथा गाने को मन तत्पर है और खून में वलवले हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। विश्व के इतिहास में जो सबसे कठिन युद्ध हुए हैं उसमें कोई नाम यदि आएगा, सर्वोपरि कोई नाम आएगा तो वह कारगिल का युद्ध आएगा। कारगिल कहाँ स्थित है और इसकी क्या महत्ता है, उसके पीछे की क्या योजना थी पाकिस्तान की, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। पाकिस्तान यूं समझिए कि आपको मैं लेके चलता हूं, उस वक्त वाजपेयी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे। लाहौर समझौता हुआ, फरवरी में लाहौर समझौता हो रहा है और उधर जनरल परवेज मुशर्रफ उस सेना को लीड कर रहे हैं और इस सेना को लीड कर रहे हैं हमारे आदमी वीपी मलिक साहब। परंतु देखिए, इधर तो वो समझौता कर रहा है, वो भी पाकिस्तान, और यहां उसने युद्ध की तैयारी। आप समझिए कि ये सामान्य युद्ध नहीं है। मैं आपको इसकी भौगोलिक स्थिति की ओर आपको लेके चलता हूं। यदि आप ये समझेंगे कि यह जम्मू कश्मीर में शायद बॉर्डर लाइन के पास कोई युद्ध हो रहा हो, ऐसा कतई नहीं है। दोस्तों मित्रों, ये कारगिल कहाँ है? यह कारगिल लेह लद्दाख, लद्दाख की बात समझते हैं। लद्दाख में एक बड़ा शहर है लेह, और उसके लेह के साथ जो दूसरा बड़ा शहर है उसका नाम है कारगिल। कारगिल वो स्थान है जो लगभग 250 किलोमीटर इधर लद्दाख और इधर 250 किलोमीटर श्रीनगर, अर्थात श्रीनगर और लद्दाख के ठीक बीचों बीच कारगिल स्थित है। और योजना क्या थी? योजना ये थी कि इस बीच के सेंटर पॉइंट को, इसे बोटल नेक कहा जाता है, इस बोटल नेक को ही हम काट देते हैं, लद्दाख भारत से ही अलग कर देते हैं। कितनी बड़ी प्लानिंग, कितनी बड़ी योजना उन्होंने सोचा कि भारतीय तो आंख बंद करके बैठे रहे होंगे, हम चुपचाप इन सफ़ेद चादर से ओढ़ी हुई पहाड़ियों को अपने आप जीत लेंगे और भारत उफ भी नहीं बोलेगा, संपूर्ण विश्व हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसी योजना बना बना के चल रहे थे। उन्हें लगता था कि हम डरा देंगे, धमका देंगे, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। अरे भैया, तुम्हारे पास यदि 2 परमाणु बम होंगे तो हमारे पास 200 हैं। इस परमाणु बम की धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय था, मैं आज आपके साथ इसलिए साझा करना चाहता हूं। परमाणु बम दोनों राष्ट्रों के पास थे और डराने की योजना यह थी कि अरे तुम हमें मारोगे या तुम हमारे पर आक्रमण करोगे तो हम परमाणु बम चला लेंगे। ये 2 राष्ट्रों की लड़ाई नहीं है, ये 2 राष्ट्रों की लड़ाई के पीछे की बहुत बड़ी योजना, जिसके पीछे बहुत विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं। आज मैं उसके विषय में आपका सिर्फ एक संकेत कर रहा हूं। केवल मात्र पाकिस्तान कभी आगे बढ़कर लड़ाई नहीं कर सकता। वो छुपकर इधर उधर से घुमा फिरा कर 4 लोगों के साथ साँठ गांठ करके इस प्रकार आक्रमण करता है। उसके अंदर वीरता होती तो सामने आमने आकर लड़ाई करता, परंतु वो तो कभी जीवन में उसने सीखा ही नहीं। ये चौथी बार पाकिस्तान बुरी तरह हारा है, चौथी बार लगातार। 1977 की हार के बाद वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, जहां 1 लाख से अधिक उसके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया हो, हथियार डाल दिए हो। और इस कारगिल के युद्ध में क्या हुआ साहब? 250 लोग तो मैदान छोड़कर भाग गए, और यदि हमारे 527 लोग हताहत हुए, शहीद हुए। इन्होंने वीरता, शौर्य, अदम्य साहस के साथ शहादत का प्याला पिया। वहां 5000 से अधिक लोग, 5000 से अधिक कायर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वो लोग जो पहाड़ियों की चोटी पर थे, वो 5000 मर रहे हैं, और हमारे सेना के वीर जवान जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, वो 527 मर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा उनके अंदर सेना का बल रहा होगा, कितना उन्होंने अभ्यास किया होगा उन पहाड़ियों पर, जहां आम तौर पर सीधा चढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी सीधी पहाड़ियां हैं, उन पर चढ़ना कितना कठिन है, और उन पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा किया हुआ था उन लोगों ने। आपको नाम याद आएगा, आपको जब कारगिल की लड़ाई की बात आती है तो आपको याद आएगा कारगिल, दरास आपने बहुत सुना होगा, बटालिक के बारे में बहुत सुना होगा, टाइगर हिल के बारे में सुना होगा, तोलोलिंग के बारे में सुना होगा। ये कोई सामान्य नाम नहीं है। इन सारी तोलोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ियों की चर्चा तो भारत के एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए। सेना ही हर बार अपने शत्रु का मुंह तोड़ के जवाब देती हो, ऐसा तो हमने हर बार देखा है,
परंतु इसमें एक आम सिविलियन की कितनी बड़ी भागीदारी हो सकती है, कितना बड़ा उसका योगदान हो सकता है, ये कारगिल के युद्ध में देखने को मिलता है। दोस्तों मित्रों, 60 दिन तक चले इस युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां सबसे बड़ी, यदि मैं कहता हूं महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट है, वह है 3 मई का वह दिन। 3 मई को एक चरवाहे ने पाकिस्तानियों को देखा और उसकी रिपोर्ट भारतीय सेना को की। देखिए, आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक चरवाहा, उस व्यक्ति की कितनी बड़ी भूमिका है, और ऐसा हम भारत के एक एक व्यक्ति को करना चाहिए। देश में कहीं पर भी कोई घटना या दुर्घटना होती है, कोई संशय या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने प्रशासन को, सेना को उसकी जानकारी दें। वो कितनी बड़ी घटनाओं को रोक सकते हैं, उस पर कितना बड़ा उसका प्रभाव हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कारगिल का युद्ध है। कारगिल का युद्ध में बहुत धीरे से, लगभग आप समझिए कि श्रीनगर से यदि 250 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ी क्षेत्र, तो कम से कम 3 या 4 महीने की इस जद्दोजहद के बाद वहां पाकिस्तान की सेना पहुंची होगी। 3-4 महीने पीछे चले, मान लिए मई में सेना को चढ़ते हुए देखा हमारे चरवाहे ने, तो कम से कम ये घटना आरंभ हो गई होगी जनवरी और फरवरी से। अर्थात परवेज मुशर्रफ को जब सेना अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले ही योजना बन चुकी थी भारत के खिलाफ इस कार्रवाई को करने की। और नवाज शरीफ तो केवल मात्र कठपुतली बनकर रह गए थे। वो नवाज शरीफ जो कहने के शरीफ थे, शराफत उनके आसपास भी नहीं थी। उन्होंने किस प्रकार एक तरफ से हाथ मिला रहे थे वाजपेयी जी के साथ, और दूसरी तरफ से सेना या तो उनसे बिना पूछे काम कर रही थी। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान में तो कहने का ही लोकतंत्र है, और ये आप और मैं ही क्या, पूरी दुनिया ही जानती है कि लोकतंत्र तो वहाँ दिखावे का लोकतंत्र है। असली लोकतंत्र तो भारत में है, और उसको किस प्रकार भारत जीता है वो आप सबके सामने है। 9 मई को पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया, और जो हमारे कारगिल में हमारा सेना का बहुत बड़ा गोला और बारूद था, वो सारा नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी घटना हो गई। परंतु 3 मई को सेना को सूचना मिल गई थी कि ऐसे कुछ लोग चढ़ाई कर रहे हैं, पर्वतों के ऊपर चढ़ रहे हैं। उससे उस वक्त अभी अचानक सेना संभली भी नहीं थी, और इतनी देर में एक घटना शुरू हो गई। दोस्तों मित्रों, भारत किस प्रकार संभला होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। और इसमें यदि सबसे बड़ी यदि किसी की भूमिका रही है, देखो, तुलना नहीं की जा सकती है। भारतीय सेना ने अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता, शौर्य का परिचय दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। मैं उन 10 वीर शहीदों की चर्चा करूंगा, उन बहुत बड़े वीर पराक्रम करने वाले भारत के जवानों की चर्चा करूंगा, जो कारगिल युद्ध के पर्यायवाची बन चुके हैं। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत से गुमनाम नाम हैं जिनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस युद्ध को जीतने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम उनको नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते, परंतु उनको आज मैं नमन करना चाहता हूं। पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उन 527 वीर शहीदों को हाथ जोड़कर हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपके अदम्य साहस ने भारत के एक एक बच्चे को, भारत के एक एक युवा को गौरव से सीना तान कर चलने की यह दिन दिखाए हैं, यह अवसर दिया है। हम आपको सैल्यूट करते हैं और हम अभिनंदन करना चाहते हैं। लगभग 30,000 भारतीय सेना के सैनिकों ने इसमें भागीदारी की। परंतु सबके साथ साथ मैं बहुत बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के राजनीतिक नेताओं को भी, जिन्होंने साहस किया। लोगों ने बहुत डराने की कोशिश की, अरे परमाणु बम चला देंगे पाकिस्तानी, आपने उसके खिलाफ युद्ध कर दिया। अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय वाजपेयी जी का। उनकी 2 पंक्तियां आपको सुनाने का मैं प्रयास करूंगा कि हमारे वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं कि तुमने हमारी शांति धर्मा को एक तरफ देखा है कि हम शांति धर्मा हैं, परंतु हम कितने बड़े क्रांति धर्मा हैं इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं हम क्रांति धर्मा भी हैं और शांति धर्मा भी हैं। केवल आप यदि ये सोच लें हम शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं और आप उसे हमारी कमजोरी समझ लें, इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। और ये भारतीय सेना ने करके दिखाया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय वायुसेना का। वायुसेना को जैसे ही पता चला चोटियों पर लोग आकर
पहले तो यूं बताया गया घुसपैठ हो रही है, हम सब लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे रहे। भारतीय सेना के पास भी यह, इसे यदि हम मोटे तौर पर कह सकते हैं, इसे सूचना का फेलियर भी कहा जा सकता है। हमारे सीआईडी क्या थी, हमारा जो गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थीं, जब एक चरवाहे को पता चला परंतु हमारी गुप्तचर एजेंसियों को क्यों नहीं पता चला, इस पर मैं निश्चित रूप से ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हुई। और हर एक विद्वान, एक आम सहनशील, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को लेकर उसके मन में प्रश्न चिन्ह आज भी खड़े होते हैं कि क्या कारण रहा कि हमारी गुप्तचर एजेंसियों को पता नहीं चला। 3-4 महीने से ये सारी कार्रवाई चल रही थी और उनको पाकिस्तानी ड्रेस में नहीं भेजा गया था, सेना के ड्रेस में उनको नहीं भेजा गया था, उन्हें आतंकवादी बनाकर भेजा गया था। वो तो जब लोग मरे उनके जेब में से कार्ड निकले कि वो तो पाकिस्तानी सेना के लोग थे। उससे पहले तो ये बताया गया अरे ये तो कश्मीर के आतंकवादी हैं। कश्मीर का नाम लेकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इतने प्यारे हमारे जो साथी हैं उनको बदनाम करने को लेकर जानबूझकर ये साजिश रची गई थी पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया हमारी भारतीय सेना ने। भारत के एक आम नागरिक ने, एक चरवाहे ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैंने कहा क्योंकि चोटियों पे थे लोग, सबसे पहले आक्रमण करने का अवसर आया तो वायुसेना का आया। वायुसेना ने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए और उस हमलों का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। और फिर बात आई कि ये तो बनाकर बैठ गए थे, अपने अपने बैरकें बनाकर बैठ गए थे, उन्होंने बहुत पूरी व्यवस्था, 6-6 महीने का राशन लेकर बैठे हुए थे। क्योंकि हमने राशन की लाइन उनकी काटी तब भी ये लोग ऊपर से गोलाबारी कर रहे थे। उस सब के बीच में जब नीचे से ऊपर की चढ़ाई शुरू हुई, वहां कठिनाई का चरम दिखाई दिया। दोस्तों मित्रों, यदि आपको मैं वहां का टेम्परेचर बताऊं तो टेम्परेचर था -20 डिग्री। -20 डिग्री पर यह लड़ाई लड़ी गई और कहा जाता है लाखों गोले दागे गए। यदि बात की जाए, इसको काउंट किया जाए तो लगभग हर मिनट में एक गोला दागा गया। इतना बड़ा गोला बारूद इसमें काम आया। और इस पूरी कार्रवाई में जिन लोगों का विशेष योगदान है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। 3 मई को जब यह चरवाहे ने सूचना दी तो वहाँ उस क्षेत्र में, जिसे द्रास का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ काकसेर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक बजरंग पोस्ट है। उस बजरंग पोस्ट पर एक मेजर सौरभ कालिया कार्य कर रहे थे। उन्होंने इस कमान को संभाला कि जाकर देखा जाए कि आखिर कितने पाकिस्तानी छुपे हैं, उनकी क्या मूवमेंट है। 5 लोगों की एक टीम उनकी मूवमेंट जानने के लिए निकलती है। 5 मई की उस काली अंधियारी रात में पाकिस्तान की सेना सौरभ कालिया और उन 5 लोगों को पकड़ लेती है। मैं उस शहीद को और उन 5 शहीदों को हृदय से नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन की कुर्बानी कर दे दी। उन 5 लोगों को पाकिस्तान की उनकी फोर्सेस ने पकड़ लिया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसको हम भुला नहीं सकते। और मैं चाहता हूं कि जैसे को तैसा व्यवहार होना चाहिए। और आज मैं देखता हूं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि हमने वहां पर भी पूरी मानवीयता के साथ कार्य किया। एक अवसर देते हैं उनको भी बाहर आकर अपने आप को सरेंडर करने का, उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार कार्य किया जाता है, परंतु यहाँ तो कितनी अमानवीयता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। सौरभ कालिया उन 5 साथियों को हम अभिनंदन करते हैं, उनके श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके साहस, उनके शौर्य को प्रणाम करते हैं। लगभग कहा जाता है 25 से 30 दिन तक उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया, उनके अंग प्रत्यंग काटे गए और किस पर पीड़ाओं में वो रहे होंगे। ऐसे युवा साथी जिन्होंने राष्ट्र के लिए एक एक प्राणों को न्यौछावर किया। क्या केवल सेना को ही बलिदान करने का अधिकार है? हमारे आम सिविलियंस आगे क्यों नहीं आते? देखिए किस प्रकार की मुसीबतों को झेलते हैं हमारे सेना के लोग। तब जाके भारत की सीमाओं की रक्षा होती है, तब जाकर हम आज़ादी की सांस लेते हैं, तब जाकर हम ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ व्यतीत कर पाते हैं। इस आज़ादी को की सांस ले पा रहे हैं। आज उन शहीदों को प्रणाम करने का दिन है, मैं उनको नमन करता हूं। दोस्तों मित्रों, यद्यपि 14 जुलाई को ही यह युद्ध का विराम हो गया था,
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी थी 14 जुलाई को ही। परंतु विजय दिवस के रूप में हम 26 जुलाई को यह दिन मनाते हैं। और इस पूरे घटना चक्र के पीछे आप पाकिस्तान को बेनकाब होते हुए देखेंगे। इतना झूठा देश, इतना कायर देश, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पहले कहता रहा आतंकवादी हैं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं हैं। फिर कहने लगा कि अच्छा हाँ हमारी सेना के कुछ लोग हैं। जब मरने लगे, अरे अरे बचा लो, चले गया अमेरिका के पास। बिल क्लिंटन जी ने समझाया, बेटा वापस ले ले अपने सेना को, नहीं तो एक नहीं बचेगा इसमें से। कहने लगा जी मुझे कुछ दिन दे दो, मैं वापस ले जाता हूं। तब जाके बचे। दूसरे एक जो बड़ा क्षेत्र था जिसे हम कहते हैं द्रास, द्रास क्षेत्र में एक युवा साथी इस कमान को संभाल रहा था जिसका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता साहब, जाबाजों का जाबाज, यदि यूं कहा जाए कारगिल का शेर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसने, यदि उसको कारगिल का हीरो कहा जाता है, कारगिल का शेर कहा जाता है, परंतु इस सब के बीच में जो उसने शौर्य का प्रदर्शन किया साहब, मरते मरते भी 10-10 लोगों को साथ लेके मरा, ऐसा एक वीर योद्धा जिसने अद्भुत तरीके से जो टाइगर हिल को जहां लोग चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे उसको जीतने की जो योजना उसने बनाई, जिस प्रकार वो आगे बढ़ा, पूरी टीम का जिस प्रकार उसने नेतृत्व किया। देखिए नहीं तो लोग क्या होते हैं कि नहीं भैया तुम आगे जाओ, उसने कहा कि नहीं पहले मैं आगे जाऊंगा, और स्वयं आगे जाकर उसने कार्य को संभाला और विजय की पूरी पृष्ठभूमि जिस व्यक्ति ने लिखी उस व्यक्ति का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा है। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसका एक शब्द आप लोगों को याद आएगा, दिल मांगे मोर, ये शब्द बोलने वाला जो व्यक्ति था कैप्टन विक्रम बत्रा, उसकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं, उसके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर बेटे को पैदा किया, जिन्होंने पूरे के पूरे इस घटना चक्र को बदल कर रख दिया। जहां बार बार उखड़ रहे थे भारतीयों के पांव, ऊपर से गोलियां बरस रही थी, ऊपर से टैंक बरस रहे थे, बारूद बरस रहा था, -20 डिग्री टेम्परेचर था, उस सब के बीच में उन पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते किस प्रकार पाकिस्तानियों के साथ युद्ध किया और पाकिस्तानियों को परास्त किया। यदि ये सीखना है किस प्रकार उन कायरों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है, किस प्रकार एक योद्धा गुरु तेग बहादुर के उस वाणी को सरंजाम करने के लिए, उसको रेखांकित करने के लिए, उसको जीने के लिए अपने आप को आहूत कर देता है। सर्वंशदानी हमारी गुरुओं की इस परंपरा को जिस व्यक्ति ने जीवंत कर दिया, ऐसे कैप्टन विक्रम बत्रा को हम नमन करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। कुछ ऐसे ही पदकों को प्राप्त करने की दौड़ में बहुत से युवा उस शौर्य की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना है जिसकी दुनिया मिसाल दे। हम ऐसा साहस, ऐसा शौर्य दिखाएंगे, ऐसा पराक्रम दिखाएंगे, ऐसी वीरता दिखाएंगे, ऐसी रणनीति, ऐसी युद्ध कौशल दिखाएंगे जिसे आने वाली सदियां, आने वाले युवा उसको याद रखेंगे कि भाई युवा हो तो, वीर हो तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी मिसाल दी जाएगी कभी कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए। और ऐसा ही एक जांबाज साथी योगेंद्र यादव जी, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जो आज जिंदा शहीद कहा जाता है, जिंदा शहीद। पतंजलि योगपीठ में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के करकमलों से उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और मेरा लगातार उनके साथ संपर्क भी रहता है। वो एक, मतलब ये यूं कहा जा सकता है कि जिनके अंदर साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। किस प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते वह अचेत हो गए। प्राण जाए पर वचन ना जाई कि मुझे तो राष्ट्र की रक्षा करनी है। हाथ में झंडा लिए हुए वह वीर सेनानी जब एक चोटी से नीचे लुढ़क गया तो उसे लगा कि शायद अब मैं समाप्त हो गया हूं, अचेत पड़ा रहा। कई घंटों के बाद जब उसको सुध आई और उठ के चलना शुरू किया तो देखा कि चारों ओर सैनिक ही सैनिक हैं। और अपने आप को जब सैनिकों के बीच में पाया तो उसको पहले अपनी पहचान बतानी पड़ी कि मैं भारतीय सेना का हूं। एक पल के लिए तो वो यूं समझा कि शायद मुझे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है। ऐसे वीर पराक्रमी जिसने दसियों पाकिस्तानियों को उनकी छाती में आमने सामने की लड़ाई में
चाकू छुरियों के साथ ही गोलियों के साथ भूनकर उन पर विजय प्राप्त की, अपने शौर्य का परिचय दिया। ऐसे योगेंद्र यादव जी को, उनकी वीरता को हम नमन करते हैं। और वह जिंदा शहीद आज हमारी बपोती है, और वह उस जब कारगिल की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन शहीदों की चर्चा करते हैं जिनके पिता ने कभी सपना देखा था कि मुझे शौर्य पदक प्राप्त हो। देखिए, महावीर चक्र और परमवीर चक्र ये किसी विरले को मिला करते हैं, परंतु उन महावीर चक्रों को, उस परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले इन योद्धाओं की बात आज हम आपके साथ साझा करेंगे। पहाड़ियों पर युद्ध एक विशेष कौशल के साथ ही लड़ा जाता है और जीता जाता है, और इसमें सबसे अधिक यदि कोई पारंगत हमारा सेना का विंग है तो वो है गोरखा राइफल। गोरखा राइफल के एक वीर सिपाही जिसका नाम मनोज कुमार पांडे है, उसको आज हम नमन करते हैं, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मनोज कुमार पांडे, जिनके पिता श्री गोपीचंद पांडे ने कभी सपना देखा था कि मेरे बेटे को, मुझे कोई वीर चक्र प्राप्त होगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ऐसा करिश्मा कर देगा, ऐसी वीरता की गाथाएं लिख देगा जो उसके रक्त से लिखी जाएंगी, जिसे पूरी आने वाली सदियां याद रखेंगी, भारत के युवा याद रखेंगे। उनमें से एक था मनोज पांडे, जिसने ऐसी गाथा लिखी कि जिसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है उसने सैकड़ों पाकिस्तानियों को अपनी गोलियों का शिकार बना दिया, और उसके सामने आने से पाकिस्तानी थर-थर करके कांपने लगते थे। ऐसे उस वीर सेनानी को हम नमन करते हैं, मनोज कुमार पांडे को हम याद करते हैं। कारगिल विजय दिवस को रक्त से लिखने की गाथा में उनका एक बड़ा योगदान है। टाइगर ऑफ टाइगर हिल, ये जब नाम किसी के साथ जुड़ता है तो कितना बड़ा लगता है कि कारगिल का जो वार हीरो है उसकी जब बात आती है तो वो नाम आएगा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह का। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, आप एक चित्र खींचिए, अपनी आंखें यदि बंद करेंगे, कारगिल विजय दिवस की जब बात करेंगे तो टाइगर हिल की बात आएगी। टाइगर हिल पे 3 युवा खड़े हैं, और उस युवाओं में सबसे ऊपर जो व्यक्ति तिरंगा झंडा लहरा रहा है, उस व्यक्ति का नाम है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिसने उस पहाड़ी को जीतने का सपना ही नहीं देखा, अपने हिम्मत से, अपने शौर्य से, अपने जांबाज तरीके से, युद्ध कौशल से जिसने उस पहाड़ी को जीता और तिरंगा झंडा लहराया, उसको हम नमन करते हैं। उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। नायक दिगेंद्र कुमार, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन कैंगरूम, लेफ्टिनेंट नान गुरुम, राइफलमैन कुमार, ऐसे बहुत नाम हैं, किन किन के नाम लिए जाएं। परंतु मेरा आज आशय और कुछ नहीं है। पतंजलि योगपीठ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बात को साझा करना चाहता है कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर सीधी पहाड़ियों में, जहां ऑक्सीजन की भी कमी है, जहां टेम्परेचर भी साथ नहीं दे रहा है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, ठंडी से ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ऑपरेशन आप सुबह के समय कर नहीं सकते, क्योंकि सुबह के समय यदि आप मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट कर कर यदि ऊपर से पता चल जाए आपकी मूवमेंट यहां से हो रही है तो वो आप तो वैसे ही मारे जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि सारी की सारी जो मूवमेंट हुई है वो बर्फीली ठंडी रातों में हुई है, जहां ऊपर पहाड़ियां हैं, कोई टॉर्च का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कैसे आप ऊपर चढ़ते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। उन वीर सेनानियों को इन नम आंखों से हम नमन करते हुए श्रद्धा सुमन तो अर्पित करते ही हैं। उन 30,000 वीर बहादुर राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने रण कौशल, युद्ध नीति के साथ चलते चलते उस असंभव सी जीत को संभव कर दिया। कारगिल की विजय हर व्यक्ति को उसके विषय में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आप यदि साहस रखकर साथ चलते हैं, मिलकर साथ चलते हैं, तो आप विजय को प्राप्त होते हैं। कारगिल का यदि युद्ध हो रहा था दराज की पहाड़ियों में, कारगिल तोलोलिंग की पहाड़ियों में हो रहा था, टाइगर हिल पर हो रहा था, परंतु उस लड़ाई में भारत का एक एक बच्चा शामिल था। राष्ट्र भावना, प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की जो भावना उस वक्त वलवले ले रही थी, वो संबल प्रदान कर रही थी, वो शक्ति प्रदान कर रही थी।
जब एक एक शहीद वहां से शहादत को प्राप्त होकर आता था तो आंखों में से आंसू नहीं निकलते थे, भुजाएं फड़क जाया करती थी, किस प्रकार हमें उन पाकिस्तानियों को नेस्तो नाबूद करना है। केवल कारगिल के युद्ध में ही नहीं, 1977 के युद्ध में और उससे पहले के युद्धों में भारत की सेना अंदर तक चली गई थी। और यदि हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की, हमारे उस प्रधानमंत्री के समय में, मुझे गौरव है, चाहे वो बात आती हो माननीय इंदिरा गांधी जी की, बात आती हो लाल बहादुर शास्त्री जी की, बात आती हो यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो हमारे इन जांबाज राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस कठिन समय में अपने शौर्य और अपनी वीरता का परिचय दिया है। हम उनको प्रणाम करते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से इस विजय दिवस पर प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं और युवाओं का आह्वान करते हैं, आइए जिएं तो वीरों की तरह जिएं और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना, एक संकल्प लेकर जिएं।